लोग देखेंगे महत्वपूर्ण इतिहास से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप कंटिन्यू मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर न्यू व्यूवर हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड अगर आप रिजल्ट के लिए प्रयासरत हैं तो आप SCERT और NCERT को बिल्कुल कवर कीजिए, नो डाउट। अगर आप NCERT और SCERT को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी रिजल्ट कहीं भी रुकने वाली नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास की दुनिया क्लास 10 जो SCERT में दिए हुए हैं। यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक है मैजनी, मुसोलिनी, हिटलर, काउंट काउर। यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक रहे हैं मेजनी। इटली के जनक के रूप में मेजनी को जाना जाता है। मेजनी को इटली के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? इटली के जनक के रूप में। ठीक है। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? 1814, 1815, 1816, 1819। इसका आंसर होगा 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ था। 1814 के नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। किसका? वियना कांग्रेस। वियना में एक सम्मेलन हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रिया जो था ये इटली और जर्मनी के काफ़ी खिलाफ रहता था। ये कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। 1814 और 1815 नेपोलियन के लिए एक महत्वपूर्ण साल रहा था। ऐसे तो मुख्यतः 1814 में नेपोलियन का पतन हो चुका था। 1814 के युद्ध के बाद इसे एल्बा द्वीप पर इसे निष्कासित कर दिया गया था। किस द्वीप पे? एल्बा आइलैंड पे। 1815 में फिर इसने एक युद्ध लड़ा था, वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि क्रीमिया का युद्ध किनके बीच हुआ। तो सबसे पहले जानिए कि क्रीमिया का युद्ध हुआ कब था। और विश्व के इतिहास में ये युद्ध हुआ था 1853 से 1856 के बीच में, क्रीमिया का युद्ध। ठीक है। याद रखिएगा कि जिस समय भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1857 में हो रही थी, उससे 4 साल पहले इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 1853 में। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण क्या फैक्ट है कि क्रीमिया का युद्ध विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ी गई युद्ध कहलाता है। क्रीमिया का युद्ध विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ी गई युद्ध था। कौन सा युद्ध? सबसे मूर्खता। इसका कोई रिजल्ट नहीं था, इसका कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी लड़ा गया। किन देशों के बीच? ऑस्ट्रिया फ्रांस इटली जर्मनी, फ्रांस ब्रिटेन, स्वीडेनिया, तुर्की एक तरफ और रूस एक तरफ। डी जो है वो सही है। याद रखिएगा, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडेनिया और तुर्की एक पक्ष में था और दूसरे पक्ष में रूस था। क्रीमिया का युद्ध जो था ये विश्व की सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ी गई युद्ध था 1853 से 1856 के बीच में। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध एकीकरण से था। देखिए इस फैक्ट को जरा पकड़िएगा। इटली का जनक किसे कहा जाता है? मेजनी को। इटली की एकता का जन्मदाता एकता का ध्यान रखिएगा, एकता का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक होगा? इटली। डाइट नामक प्रतिनिधि सभा का संबंध किससे रहा था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जर्मनी से रहा था। गैरिबाल्डी का जीवन चरित्र किस भारतीय ने लिखा था? गैरिबाल्डी का भी संबंध इटली से रहा था। और गैरिबाल्डी किसका फॉलोअर था? ये मेजनी का फॉलोअर था। किसका फॉलोअर था? गैरिबाल्डी मेजनी का फॉलोअर था। गैरिबाल्डी के जीवन चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बल मिला था। इनके गैरिबाल्डी के जीवन चरित्र से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। इटली के द्वितीय एकीकरण में ध्यान दीजिएगा, इटली के द्वितीय एकीकरण में तलवार के बल पे, किसके बल पे? तलवार के बल पे गैरिबाल्डी ने ही एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाया था। 7 नंबर देखिए कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? हिटलर, मुसोलिनी, मेजनी, बिस्मार्क। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है? बिस्मार्क का संबंध है जर्मनी से। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सेडेवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1846, 1856, 1866,
1876। सेडेवा का युद्ध हुआ था 1866 में। किसके किसके बीच हुआ था, देखिए समझिएगा जरा। प्रसा वर्सेस ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध की शुरुआत किया, लेकिन ऑस्ट्रिया हार गया। इसी मौका का फायदा मिला जर्मनी को। किसको मिला? जर्मनी को। ऑस्ट्रिया के हारने से जर्मनी ने 2/3 हिस्सों पर अपने एकीकरण वाले कार्य को उसे करने में बहुत आसानी हुआ। अब जर्मनी के पास केवल एक ही विरोधी था, जिसका संबंध रहा था फ्रांस से। 2/3 हिस्से जो थे ऑस्ट्रिया के हारने से जर्मनी ने एकीकरण कर लिया, और उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस को भी हराया। और फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका क्वेश्चन भी हमने 9 नंबर में दिया है। जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया 1870, 1871, 1872, 1873। 1871 में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ इस बात को कि जर्मनी के एकीकरण में जिस युद्ध ने अहम भूमिका निभाया था वह 1866 का सेडेवा का युद्ध था। प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ी गई थी। ऑस्ट्रिया का 2/3 हिस्सा हारने से जर्मनी को एकीकरण करने में उसे आसानी हुआ। फ्रांस बचे हुए क्षेत्र फ्रांस को हराया, और जर्मनी ने 1871 में आते आते अपने संपूर्ण भूभाग को एकीकरण कर लिया, जर्मनी का एकीकरण कर लिया। यूनान की राष्ट्रीयता किस क्रांति की देन था? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, इटली की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति का मुख्य जो थीम क्या था? बंधुत्व और समानता। आपके संविधान में जो 2 बातें मेंशन, आपके संविधान में जो बंधुत्व और समानता का जो मेंशन जो किया गया है, ये फ्रांस के ही क्रांति से लिया गया है। और आप जानते ही होंगे कि फ्रांस जो था, और आप जानते ही होंगे कि जो ये फ्रांस की जो क्रांति था, ये मध्यवर्गीय क्रांति था। कैसा? मध्यवर्गीय क्रांति। ठीक है, जार के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? जार के खिलाफ हुआ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का काफ़ी विरोधी था। 12 नंबर देखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति के पद पर, फ्रांस के राजदूत के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, गृह मंत्री के पद पे। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पे। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। एक 12 नंबर के बाद एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो SCERT में नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से यंग इटली नामक संस्था मेजनी से संबंधित रहा था और इटली के जनक मेजनी कहे गए थे, तो मेजनी ने भी एक और संस्था को स्थापित किया था, जिस संस्था का नाम कार्बोनरी था। कार्बोनरी, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जैसे दे देगा मेजनी के संस्था में से कार्बोनरी दे देगा, उसके बाद लाल कुर्ती दे देगा। इस तरीके के 2-3 जो है सो थोड़ा लाल कुर्ती वाले पे ज़्यादा फोकस चला जाता है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको हम एक बार पूरा ब्रीफ कर देते हैं। यंग इटली नामक संस्था के संस्थापक बताइए कौन? मेजनी। इटली के जनक मेजनी। कार्बोनरी संस्था के संस्थापक मेजनी। नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? 1814 में। कहाँ निष्कासित हुआ? एल्बा द्वीप पे। नेपोलियन कौन सा युद्ध लड़ा 1815 में? वाटरलू का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 56 के बीच में विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण लड़ी गई लड़ाई थी। फ्रांस, ब्रिटेन और सर्डिनिया तुर्की वर्सेज रूस। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध एकीकरण से था, इटली से। इटली के एकता के जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट ही थे। डायट नामक प्रतिनिधि सभा का संबंध है जर्मनी से। गैरिबाल्डी के जीवन चरित्र को लाला लाजपत राय ने फॉलो किया था। रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। और सेडेवा का युद्ध हुआ था 1866 में। जर्मनी एक राष्ट्र के अस्तित्व के रूप में आया था 1871 में। यूनान की राष्ट्रीयता किस क्रांति की देन थी? तो फ्रांस की क्रांति की। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। कंटिन्यू आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसी में हम लोग इतिहास भाग 2 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक तो ज़रूर कर ही दें, और कंटिन्यू मेरे साथ आप बने भी रहें। तो अब हम लोग इसमें 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित थे? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, डी जर्मनी की क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति से टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित थे। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। दास कैपिटल रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। दास कैपिटल के रचनाकार हैं कार्ल मार्क्स। रूसो और मॉन्टेस्क्यू का संबंध है फ्रांस से।
अगर जब आप इतिहास पार्ट 1 जब देखेंगे प्लेलिस्ट में, जब आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में इतिहास पार्ट 1 क्लास 9 वाला जब हिस्ट्री आप जब देखेंगे तो उसमें रूसो और मॉन्टेस्क्यू से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिले हैं। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था और ये दास कैपिटल का संबंध था साम्यवादी व्यवस्था से, कम्युनलिज्म जिसे बोलते हैं, साम्यवादी व्यवस्था। कार्ल मार्क्स का सिद्ध, और यहाँ पे कार्ल मार्क्स काफ़ी प्रभावित थे किससे, रूसो से और मॉन्टेस्क्यू से। कार्ल मार्क्स काफ़ी प्रभावित रहते थे। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से संबंधित कार्ल मार्क्स का सिद्धांत से संबंधित रहा था वर्ग संघर्ष सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वर्गहीन और राज्यहीन समाज, इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों के लिए दुनिया के मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत पे फोकस किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, वर्गहीन राज्यहीन समाज, ये भी सभी पर कार्ल मार्क्स के विचार प्रतिपादित हुए थे। कार्ल मार्क्स ने इतिहास का छठा चरण बताया है। कार्ल मार्क्स ने विश्व के इतिहास को छः चरण में बताया है और कहा है कि, और जिसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अभी छठा चरण आना बाकी है। तो ये जो कार्ल मार्क्स के छठे चरण का इतिहास है, तो इसमें कौन सा चरण जो है वो छठा चरण होगा, आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंती युग या साम्यवादी युग। ऑप्शन नंबर डी जो है वो साम्यवादी युग इतिहास के छठे चरण का इतिहास होगा। ठीक है, इतिहास के जो समय है उसके छठे चरण का युग जो होगा वो साम्यवादी युग होगा। आदिम साम्यवादी युग से कार्ल मार्क्स ने बताया था कार्ल मार्क्स ने विश्व के इतिहास का पहला चरण आदिम साम्यवादी युग बताया था। उसके बाद बताया कि आदिम साम्यवादी युग के बाद दासता का युग शुरू हुआ। दासता के युग के बाद तीसरे स्थान पे जब इतिहास शुरू होता है तो सामंती युग से शुरू होता है। सामंती युग के बाद जो चौथा युग आया उस युग का नाम है पूंजीवादी युग, कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं, पूंजीवादी युग। और पांचवा बताया समाजवादी युग, समाजवादी जिसे हम लोग सोशलिज्म बोलते हैं, समाजवादी युग। अगर भारत की अर्थव्यवस्था पे बात करें तो भारत पूंजीवादी और समाजवादी का दोनों का मिक्सअप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने चौथे चरण को पूंजीवादी बताया, पांचवा चरण समाजवादी बताया जो अभी चल रहा है, छठे चरण को साम्यवादी युग कार्ल मार्क्स ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं हिस्ट्री से। विश्व मजदूर दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संघ में उत्पन्न हुआ? विश्व मजदूर दिवस मनाया कब जाता है? तो 1 मई को पूरे विश्व में मजदूरों के लिए एक दिवस निर्धारित किया गया, वह दिवस था विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति थी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति थी, बोल्शेविक क्रांति की उत्पत्ति थी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की उत्पत्ति थी विश्व मजदूर दिवस। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संघ देख रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कब किया था? कार्ल मार्क्स ने 1864 में, 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? ये रूस में हुई है 1917 में, ध्यान रखिएगा 1917 में। कार्ल मार्क्स के जीवन किसके विचारों से प्रभावित था? एंगल्स, रूसो लेनिन, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। 17 नंबर जरा देखिएगा कि सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत किस क्रांति से है? बोल्शेविक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली का द्वितीय एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। सर्वहारा वर्ग की जो संबंधित सिद्धांत आया है वो बोल्शेविक क्रांति 1917 का देन है, 1917 का देन है। बोल्शेविक क्रांति के समय राजवंश का शासन था, तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई है? रूस में हुई है। किसके खिलाफ हुई है? तो जार के खिलाफ हुई है। वहाँ रूस में शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 के समय वहाँ का राजवंश का शासन था? रोमनो राजवंश, बोर्बन राजवंश, केनेथ वन, शाही सिंघल राजवंश। बोल्शेविक क्रांति के समय जो रूस में जिस जार का राजवंश संबंधित था वह रोमनो राजवंश था, रोमनो राजवंश। और बोर्बन राजवंश जो आप देख रहे हैं ये फ्रांस से संबंधित था। जो लुइस वाला जो इतिहास आप पढ़ते हैं ना, लुइस 10वां, लुइस 12वां, 14वां, तो ये सब जो थे ना ये बोर्बन राजवंश से थे। तो बोर्बन राजवंश कहाँ से? फ्रांस से। अच्छा, ये केनेथ फर्स्ट जो देख रहे हैं ये इंग्लैंड के, ये ब्रिटिश राजवंशी थे। इंग्लैंड ये कहाँ से संबंधित है? ब्रिटिश राजवंश से। और शाही सिंघल राजवंश का संबंध रहा है श्रीलंका से, श्रीलंका से।
ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति के समय राजवंश जो था वह था केनेथ फर्स्ट राजवंश। एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत इतिहास की दुनिया पार्ट 1 और पार्ट 2 से क्वेश्चन बहुत आएंगे। इतिहास में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करने की ज़रूरत है आधुनिक भारत का इतिहास और इतिहास की दुनिया भाग 1 और भाग 2 विदेशी इतिहास। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक एग्ज़ाम लिया गया था कुछ 6 महीने पहले बीपीएससी के द्वारा बिहार में हेडमास्टर का एक एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसमें जो क्वेश्चन जो पूछा था वह सभी जो क्वेश्चन जो थे इंटरनेशनल वाले वो इतिहास के दुनिया पार्ट 1 और पार्ट 2 से थे। अगर आप उसका क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके का बीपीएससी उसमें पूछा था तो लोगों ने कहा कि ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ गए, वो ये सारे तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन जो बहुत कम लोग उसमें क्वालिफाई किए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन था वो SCERT और NCERT आधारित था। तो इसलिए हम हमेशा बार बार ये बात कहते हैं कि SCERT और NCERT कंप्लीट होने के बाद ही किसी माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से या खुद से किसी भी माध्यम से अगर आप NCERT SCERT कंप्लीट कर रहे हैं तब ही आप कुछ और करने के लिए सोचें। तो आप NCERT SCERT को कंप्लीट रखें। ठीक है, आगे चलिए। कृषि दास्ता रूस में समाप्त हुआ था किसके शासनकाल में? जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर चतुर्थ, जार अलेक्जेंडर पंचम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय कृषि दास्ता को रूस में समाप्त किया गया था। यह कृषि दास्ता की समाप्ति जो हुआ था ये 1861 में हुआ था, 1861 में, 1861 में। सोवियत रूस में सर्वाधिक जाति थी स्लाव जाति, फिन जाति, यहूदी, जर्मन। तो ये सभी जातियां सोवियत रूस से संबंधित हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जिसकी जनसंख्या है वह स्लाव जाति का है। क्रीमिया का युद्ध किनके बीच हुआ था? रूस फ्रांस, फ्रांस रूस चीन, रूस जापान, रूस जर्मनी। तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था ये आपके रूस और जापान के बीच हुआ था। यही क्रीमिया का युद्ध जो है बोल्शेविक क्रांति को जन्म देता है। एक छोटा सा इस इतिहास के पीछे की स्टोरी है, सुन लीजिए ज़रा। जापान बहुत छोटा सा देश था, उसकी सेना और जापान की सेना आमने सामने थी। क्रीमिया का युद्ध लड़ा जा रहा था और यह क्रीमिया का युद्ध 1904 से 1905 के बीच में चल रहा था। दोनों सेना जब आपस में लड़ रही थी तो रूस में ये माहौल बनाया गया कि हम जापान से जीत रहे हैं। कुछ महीनों के बाद कुछ महीनों के बाद रूस के राजशाही दरबारों से ये मैसेज दिया गया रूस के जनता को कि जापान से हम लोग जीत गए। लेकिन जब रूसी सेना जापान से युद्ध लड़कर जब वापस फटे हाल लौट रही थी तो रूस की जनता यह देखकर एकदम दंग था कि रूसी सेना की ये हाल किसने बनाया। तो लोगों को ये पता चला कि एक छोटे से देश जापान से रूस हार चुका है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल में रूस ने स्वयं को जीतते हुए दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्रीमिया का युद्ध जो जीता था वह जापान जीता था 1904 से 1905 के बीच में क्रीमिया का युद्ध चला था। 1905 में इसी बात को लेकर रूस के जनता सड़क पर आ गया और रोटी दो का नारा देने लगा, रोटी दो। ठीक है, तो 1905 में ही क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो जार ने क्या किया कि उस समय जार था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार ने निरंकुशता का परिचय देते हुए दमनकारी नीतियों के तहत बहुत से लोगों को मरवा डाला, कुचल डाला। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि एक घटना घटा उसी दरमियान में, जिस समय रोटी दो के नारे के साथ रूस के सड़कों पर जनता जब जार के खिलाफ कर रहे थे तो खूनी रविवार आया। खूनी रविवार 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल। ये जो खूनी रविवार जो हुआ था, ये खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी को हुआ था। अब यहाँ पे दो कंफ्यूज करता है डेट, एक नया कैलेंडर और एक पुराना कैलेंडर। तो 22 जनवरी का जो डेट है ये नया कैलेंडर का डेट है, लेकिन यही क्वेश्चन यहीं से पूछता भी है। और 9 जनवरी का जो डेट है 9 जनवरी 1905 को ये पुराने कैलेंडर में है। 9 जनवरी 1905 में ये पुराने कैलेंडर में खूनी रविवार का जिक्र हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उस समय भारत में भी एक आंदोलन चला था, बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन। आगे जब भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो इसमें जब भारतीय इतिहास पे बात करेंगे तो इन सब पे चर्चा चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सोवियत खूनी रविवार 22 जनवरी को। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो फ्रांस की क्रांति से। दास कैपिटल के रचना कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग संघर्ष सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वर्गहीन राजहीन समाज। कार्ल मार्क्स के इतिहास का छठा चरण साम्यवादी युग बताया। विश्व की मजदूर दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संघ में उत्पन्न हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। कार्ल मार्क्स की जीवन किसके विचारों से प्रभावित था? रूसो और मॉन्टेस्क्यू। सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत किस क्रांति से आया था? तो बोल्शेविक क्रांति से। बोल्शेविक क्रांति के समय जो राजवंश था रोमनो राजवंश कृषि दास्ता के रूप में समाप्त हुआ 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा।
सोवियत रूस में सर्वाधिक स्लाव जाति है। क्रीमिया का युद्ध में जापान जीता था। खूनी रविवार 22 जनवरी को, पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को। पार्ट 1 हम लोग जो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग अभी हम लोग 34 इसमें कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू यानी लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप 50 क्वेश्चन तक बिल्कुल बने रहिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइए और दूसरे वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिजल्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मेरा प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सर्वहारा वर्ग में शामिल नहीं है। एक वर्ग की बात हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर, आम, गरीब, सामंत। सर्वहारा वर्ग की जो उत्पत्ति हुई थी ये कार्ल मार्क्स का थ्योरी पे ही उत्पत्ति हुआ था। किसकी थ्योरी पे? कार्ल मार्क्स की ही थ्योरी पे। तो सर्वहारा वर्ग में सामंत जो थे वो शामिल नहीं थे। किसान, मजदूर और आम गरीब सर्वहारा में आते हैं और आज भी यही फॉर्मेट सर्वहारा के लिए कार्य करता है। तो तीसरा यहाँ पे 24 देखिएगा, ड्यूमा नामक संगठन का स्थापना हुआ। फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रूस में। अभी हमने बताया था कि 1905 में जो रूस में क्रांति हुआ, रोटी दो रोटी दो, लेकिन रोटी दो के नारे के बाद जिस तरीके से खूनी रविवार मनाया, खूनी रविवार जार के द्वारा जो घटना किया गया, इसके बाद आम जनता में काफ़ी आक्रोश था। तो जार निकोलस द्वितीय ने किसने जार निकोलस द्वितीय ने सेकंड ने ड्यूमा नाम का एक संस्था को स्थापित किया लोगों को भ्रम में डालने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति होती है वह 1918 में होती है। ठीक है, अगला देखिएगा कि ये चला कब से कब तक है। तो 1914 से लेकर 1918 के बीच तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? तो 1939 से लेकर 1945 तक। अब यहाँ देखिए कि रासपुटिन रूस में कौन सा पद था। रासपुटिन नाम का एक व्यक्ति है जो रूस में कौन से पद पर था। ठीक है, सेनापति था, राष्ट्रपति था, पादरी था, प्रधानमंत्री था। रासपुटिन पादरी था। क्या था? पादरी था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? समीन, जरीन, वशीन, जैलनी। बताइए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम जरीन था। अब एक बात जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ है और 1916 आते आते रूस जो है वो सभी मोर्चे पर हार रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। इसके कारण जो शासक जो था, जार निकोलस द्वितीय, उसको ऐसा लगने लगा कि अब मुझे युद्ध का बागडोर खुद लेना होगा। जार निकोलस द्वितीय ने अपने राज दरबार से बाहर निकलकर वह सेना को संचालन करने के लिए वह युद्ध मैदान के अलग अलग क्षेत्रों में वो जाकर उसकी देखरेख करने लगा। लेकिन नतीजा ये निकला कि राज दरबार जो निकोलस द्वितीय के बाद जो 1916-17 में जो खाली हुआ, तो इसका फ़ायदा उठाया उसकी पत्नी जरीन और पादरी रासपुटिन, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। रासपुटिन और जरीन के बीच में प्यार हो गया। इस दोनों ने मिलकर क्या किया कि पूर्णतः जो जार निकोलस द्वितीय था उसको कमज़ोर करने के लिए आंतरिक षड्यंत्र को बढ़ावा दे दिया। जब लौटता है 1917 में जार निकोलस द्वितीय, तो यहाँ तो राज दरबार तो बिल्कुल समाप्त हो चुका था, क्योंकि जरीन और रासपुटिन ने मिलकर पूर्णतः निकोलस द्वितीय की जो सत्ता था उसको निकोलस द्वितीय का जो सत्ता था उस सत्ता को पूर्णतः बदलने में ये कामयाब हो जाती है। रूस में जार की शासन की समाप्त हुआ 7 मार्च 1917, 12 मार्च 1917, 27 फरवरी 1917, 12 अप्रैल 1917। इसका सही आंसर होगा 27 फरवरी 1917। अब देखिएगा जरा कि 27 फरवरी 1917 में रूस में जार शासन कैसे समाप्त हुआ। अभी हमने कहा कि जरीन और रासपुटिन के बीच में जो प्रेम प्रसंग हुआ, इसके खिलाफ में देश के अंदर के लोग जो नागरिक थे वह काफ़ी क्षुब्ध हो चुके थे। दूसरे तरफ जिस तरीके से रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार रहा था, तो जार निकोलस द्वितीय से भी लोगों में क्षुब्धता था और 1905 में एक तरीके का घटना घट चुका था रोटी दो के नारे के साथ। 1917 में पुनः रूस की जनता सड़क पर आई और जार निकोलस के खिलाफ रोटी दो के नारे पुनः लगाया। उस विद्रोह को दबाने के लिए इस बार तो रूसी सैनिक ने वहाँ के जनता पर गोली चलाने से मना ही कर दिया। अब ये जरा देखिए, ये जो आप जो फिल्म जो अभी सोच रहे होंगे, ये बिल्कुल घटना 1857 में जिस तरीके के भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था कि अपने लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा,
ठीक उसी तरीके से यहाँ भी स्थिति बन रही है। क्या स्थिति बनी यहाँ पे कि जार ने कहा कि गोली चलाओ, लेकिन वहाँ की सैनिकों ने आम जनता पर गोली चलाने से मना ही कर दिया। जार पूर्णतः कमज़ोर हो गया, जिसके कारण से 27 फरवरी 1917 को उसे गद्दी छोड़ना पड़ा और देश से बाहर जाना पड़ा। अब देखिए कि दो डेट यहाँ पे आता है, एक 27 फरवरी 1917 या आपको दे देगा 12 मार्च 1917। अब क्या होगा, फरवरी महीने कितने दिन का होता है, इसकी लास्ट जो डेट होती है वो 28 फरवरी होती है और 12 दिन इधर, यानी 13 दिन का जो आप जो डिफरेंस जो देख रहे हैं 27 फरवरी से 12 मार्च के बीच, यह 13 दिन का डिफरेंस क्यों आता है। हमारे जो अंग्रेज़ी कैलेंडर में जो जनवरी से दिसंबर के बीच में जो काउंटिंग करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर और रूसी कैलेंडर का नाम है जूलियन कैलेंडर। रूसी कैलेंडर का नाम है जूलियन कैलेंडर। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जूलियन कैलेंडर, रूसी कैलेंडर का नाम है जूलियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे रहता है। कितना दिन, 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर 12 मार्च 1917 हो रहे होंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 27 फरवरी 1917। 13 दिन का ये डिफरेंस चलता है। यही डिफरेंस काफ़ी आपको मिसमैच करेगा आंसर करने में, तो ध्यान रखिएगा। डेट में अगर 13 दिन का डिफर अगर आ रहा है तब आप क्या करिएगा, जूलियन कैलेंडर वाला ही टिक कीजिएगा। अगर 13 दिन का डिफरेंस अगर किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, जैसे अगर ये दोनों दे दें तो जूलियन कैलेंडर मारिए। अगर ये इसमें अगर 27 फरवरी नहीं रहे तो 12 मार्च 1917 मार के इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों डेट पे हुआ था, 13 दिन का डिफरेंस हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 27 फरवरी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 12 मार्च 1917 को जार रूस छोड़कर भाग गया। भागा तो वहाँ के जनता को अब लगा कि अब स्वतंत्रता मिल गया। स्वतंत्रता मिल गया तो वहाँ पे एक सरकार का गठन हुआ, जिस सरकार का नाम है बुर्जुआ सरकार। क्या नाम है, बुर्जुआ सरकार। बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। प्रश्न यहीं से है कि वर्ष 1917 में रूस में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, जो बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। लेबाब, केरेंस्की, लेनिन, जरीन। तो जो सरकार का गठन हुआ वो लेबाब के मार्गदर्शन में हुआ, लेकिन लेबाब का ये नेतृत्व लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि रूस की जनता को लगा था कि हमें जो स्वतंत्रता मिला है वह राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, तीनों स्वतंत्रता मिला है। लेकिन जब लेबाब गद्दी पर बैठता है तो इसने रूस की जनता को लेबाब जब गद्दी पर बैठता है, राजा बनता है, लेबाब जब वहाँ रूस का नेतृत्व करता है तो केवल रूस के जनता के पास दो ही स्वतंत्रता है, एक आर्थिक स्वतंत्रता और एक सामाजिक स्वतंत्रता। इसके खिलाफ कर देता है जनता को केरेंस्की और कहता है कि हम देंगे राजनीतिक स्वतंत्रता, तख्ता पलट दो। तख्ता पलटा जाता है, वापस फिर केरेंस्की जो है, लेबाब के बाद केरेंस्की राज सत्ता पर बैठता है। कौन बैठता है, राज सत्ता पर बैठता है। क्यों, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी था रूस में। लेनिन, और देखिए अभी मिलेगा कैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, अभी तो यहाँ पे आप युद्ध में है 1917 में, ये सब घटना कब घट रहा है, 1917 में, और आप 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में फाइट कर रहे हैं। इसी दरमियान में क्या हो रहा है कि जब ये सारी घटना चल रहा था तो एक कैरेक्टर है जो रूस से रिलेटेड है और वो फोकस कर रहा है रूस के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे। देखिए यहाँ पे लेनिन किसकी मदद से रूस आया था, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो जिसके बारे में अभी हमने कहा कि जो एक कैरेक्टर जो रूस पे नज़र लगाए हुए था वह था लेनिन। लेनिन रहने वाला था रूस का, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन को क्या कर दिया था, देश निकाला कर दिया था। किसने, जार निकोलस द्वितीय ने। जब लेनिन को देश निकाला किया गया तो लेनिन कहाँ चला गया था, तो लेनिन चला गया था स्विट्जरलैंड। कहाँ चला गया था, स्विट्जरलैंड। जब रूस में ये सब घटना घटित हो रहा था तो लेनिन किसकी मदद से वापस रूस आया, स्विट्जरलैंड की मदद से, जर्मनी की मदद से, इटली की मदद से, फ्रांस की मदद से। तो लेनिन जो वापस आया है वह जर्मनी की मदद से आया है। किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से। आगे देखिए कि अप्रैल थीसिस का संबंध रहा था प्रथम विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, केरेंस्की की तख्ता पलट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बोल्शेविक क्रांति से, जो नवंबर 1917 में रूस में हुआ था। अप्रैल थीसिस इसी को कहते हैं, ये जो लेनिन का वापस आना है और यहाँ पे उसने लोगों को संबोधन किया और बोल्शेविक क्रांति को एक नया आयाम मिला। ठीक है, केरेंस्की की तख्ता पलट की पूरी तैयारी हो गया था। तो कैसे हुआ था जरा देखते हैं आगे। लेनिन के नारा में शामिल नहीं था भूमि, मकान, शांति, रोटी। लेनिन के नारा में मकान शामिल नहीं था। लेनिन ने 3 नारा दिया, भूमि दो, शांति हमें दो और रोटी दो।
तो केरेंस्की को आम जनता ने वहाँ पे क्या किया कि तख्ता लेनिन के सहयोग से पलट दिया, और यही बोल्शेविक क्रांति जो है सो आगे जाकर रूस में एक नया आयाम को पैदा करता है। ठीक है, और यही आपकी अक्टूबर की क्रांति का जन्मदाता तो स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, केरेंस्की। तो अक्टूबर की क्रांति जो था ये रूस की क्रांति से संबंधित था, और रूस की क्रांति में क्या हुआ कि लेनिन ने अक्टूबर की क्रांति के माध्यम से इसने रूस को क्या कर दिया, पूर्णतः जो सोवियत संघ का जो प्रारूप था इसे एक नए सरकार के रूप में गठित किया। तो अक्टूबर की क्रांति की तारीख और वर्ष बताइए। 20 अक्टूबर 1917, 25 अक्टूबर 1917, 27 अक्टूबर 1917 और 29 अक्टूबर 1917। तो देखिए, तो इसमें कोई भी ऐसा डेट है जिसमें 13 दिन का डिफरेंस बता रहा है एक दूसरे में, तो नहीं। तो इसको आसान होगा 25 अक्टूबर 1917। अब जब इसमें आप -13 दिन कर दीजिए, नहीं, ये तो 25 अक्टूबर 1917 कौन सा कैलेंडर हो गया, ये हो गया जूलियन कैलेंडर। इसमें अब 13 दिन और जोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे होता है जूलियन कैलेंडर से, या ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है, या जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे होता है, दोनों तो बात एक ही है। तो इसमें 13 दिन जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा नवंबर का महीना, ये आ जाएगा नवंबर का महीना, तब हो जाएगा 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति। 2 डेट हमेशा मेंशन रहता है, 1 से 2 बार जब वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत यहाँ से मैच करेगा, आपका बहुत कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग बने हुए हैं और आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे एक बार ब्रीफ कर देते हैं। सर्वहारा वर्ग में शामिल नहीं है सामंत। ड्यूमा नामक संगठन रूस में था, जार निकोलस द्वितीय ने स्थापित किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में। रासपुटिन रूस का पादरी था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीन था। रूस में जार की शासन समाप्त हुआ था 27 फरवरी को। देखिएगा लेकिन फुल वीडियो, कभी भी इसमें शॉर्ट करके निकलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेहतर रिजल्ट के लिए, क्योंकि 7 लाख फॉर्म गिर चुके हैं, बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर तैयारी होना जरूरी है। वर्ष 1917 में रूस किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ? लेवाब। लेनिन किसकी मदद से रूस आया? जर्मनी की मदद से। अप्रैल थीसिस का संबंध रहा था बोल्शेविक क्रांति से। लेनिन ने नारा दिया भूमि, रोटी और शांति। अक्टूबर की क्रांति के जन्मदाता थे लेनिन। अक्टूबर की क्रांति की तारीख और वर्ष था 25 अक्टूबर 1917। जूलियन कैलेंडर में, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर में पूछेगा तो 7 नवंबर 1917। तो इस जो अभी जो हम लोग ये जो इतिहास देख रहे हैं, इसके इतिहास के हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट में अभी हम लोग 45 क्वेश्चन को देखें, दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे एशियन कंट्री से रिलेटेड, जैसे चीन में जिस तरीके से आंदोलन हुए थे, साम्यवादी आंदोलन, जिस तरीके से कंबोडिया में हुए थे, तो यहाँ से जो भारत के पड़ोसी जो देश हैं उससे संबंधित आंदोलन, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरे यूरोपियन कंट्री को देखें, एक रशियन को छोड़ दिया जाए तो पूरे यूरोपियन कंट्री वाली व्यवस्था हम लोग देखे थे, वहाँ के इतिहास की स्टडी की है। दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेगा और तीसरे पार्ट में 45 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन में आपका ये कंप्लीट है, कोई बहुत विशेष बर्डन भी नहीं है, 1-2 बार आप इसका स्टडी कर लेंगे, बहुत चीज़ याद हो जाएंगे फैक्ट। चेका नामक संगठन जो था वो गुप्त पुलिस था। ये कहाँ पे चेका नामक संगठन था? रूस में। कहाँ पे था? रूस में। नेक्स्ट देखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्राट्स्की, जरीन। ऑप्शन सी, ट्राट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। इंपॉर्टेंट है ये अभी। सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह बना। सोवियत समाजवादी गणराज्य को बोलते हैं USSR, आपने नाम सुना होगा। तो 1917, 1918, 1991, 1920। आप अभी देखे होंगे कि 1917 में जब लेनिन ने अक्टूबर की क्रांति को जब उसने सही रूप दिया और रूस को आज़ाद करवाया, तो रूस में संविधान बनना शुरू हुआ। तो इस संविधान बनाने से पहले ही रूस ने ये घोषणा कर दिया, लेनिन ने, कि हम प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो रहे हैं। रूस 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया और वो अपने संविधान बनाने लगा, और संविधान में वयस्क मताधिकार पे 18 वर्ष से ऊपर वाले उम्र के लोगों को वयस्क मताधिकार का अधिकार लेनिन ने प्रदान किया। विश्व का पहला समाजवादी देश बना फ्रांस, भारत, रूस, चीन। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है। ठीक है, कौन सा देश है? रूस है। और नेक्स्ट, और फ्रांस कैसा देश है? अगर पूछा जाए तो ये पूंजीवादी देश है। कैसा है फ्रांस? पूंजीवादी। चीन कैसा है? साम्यवादी है। चीन कैसा है? साम्यवादी। भारत कैसा है? ये समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का है, मिश्रित है, मिक्सअप है यहाँ पे। नई आर्थिक नीति रूस में किसने लाया था? आप देखते होंगे इंडियन इकोनॉमी में भी, अब भारत में आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी। रूस में कब आया था? पहले इस चीज़ को जानेंगे। रूस में 1920-21 में नई आर्थिक नीति आया था, लेनिन के समय ही। लेनिन के समय क्या हुआ कि किसानों ने लेनिन का भी विरोध कर दिया था। आपने अनाजों को जला दिया, अनाजों को कचरे में फेंक दिया, लेकिन सरकार को नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि रूस में एकदम भुखमरी की समस्या आ गई। अब इसके कारण लेनिन ने एक नया कानून लाया, उसी कानून को बोलते हैं नई आर्थिक नीति।
नई आर्थिक नीति के कानून के तहत लेनिन ने यहाँ पे कुछ एजेंडे तैयार किए, जिसमें लेनिन ने कहा कि किसान अपने अनाज को एक जगह पर बेचेंगे, वहीं पे केवल उनको टैक्स लगेगा और बाकी जो बचे हुए टैक्स के बाद जो अनाज होंगे वो किसान के अनाज रहेंगे, यानी रूस के वो राजा का या रूस के प्रधानमंत्री का या रूस की सरकार का उस अनाज पर कोई अधिकार नहीं है। तो नई आर्थिक नीति रूस में आई है 1920-21 में, 1920 से 1921 के बीच में। कौन थे वहाँ पे? लेनिन थे। ठीक है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1920, 1922, 1924, 1926। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1924। वार एंड पीस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, वार एंड पीस। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, लेव तोल्स्तेवो, लेनिन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वार एंड पीस जो है लेव तोल्स्टॉय का रचना है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के प्रधानमंत्री था टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, मिखाइल गार्बोचियो, स्टालिन। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 1939 से 1945 तक। अब यहाँ देखिएगा कि ये आप जो देख रहे हैं ऑप्शन डी स्टालिन, ये उस समय प्रधानमंत्री था। लेनिन के मरने के बाद 1924 के बाद 1930 तक जितने रूसी क्रांति से जुड़े हुए नेता थे वो सभी लोग समाप्त हो गए थे या वो गुमशुदा के जीवन जी रहे थे। अब जो पूर्णतः जो सत्ता जिसके हाथों में था वो स्टालिन के हाथों में था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टालिन रूस का प्रधानमंत्री था। ठीक है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई है? 1951, 1952, 1953, 1954। स्टालिन की मृत्यु हुई है 1953 में, 1953 में। सोवियत संघ से कितने देश अलग हुए? जो आप यूएसएसआर देख रहे थे, यूएसएसआर बना कब? 1918 में। और टूटा कब? तो 1991 में। कब 91 में डेट पूछेगा तो 25 दिसंबर, बड़ा दिन के दिन। बड़ा दिन के दिन बड़ा काम हुआ, याद रखिएगा, बड़ा दिन के दिन बड़ा काम हुआ। तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ यूएसएसआर कितने भागों में टूटा? 15। जितना आप भारत के और अफगानिस्तान के ऊपर जब जो भी स्थान देखते, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी स्थान जो लगे हुए हैं ये सभी यूएसएसआर के टूटे हुए भाग है। अभी जो यूक्रेन जो लड़ रहा है रूस से, वो अभी एक समय सोवियत संघ का टूटा हुआ ही भाग था। 1991 में 25 दिसंबर को ये टूटा था। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? क्या शीत युद्ध में ये एक ऐसा युद्ध था जिसे वाक युद्ध भी कहते, केवल जुबान की लड़ाई थी, इसमें किसी भी हथियार का उपयोग नहीं होता था। ये अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध लड़ा गया था। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग 45 क्वेश्चन कर पाए हैं। तो अगले सेट में फिर हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन और उसके बाद फिर 45 क्वेश्चन। लगभग 100 क्वेश्चन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें और दूसरे वीडियो को भी प्लेलिस्ट से आप ज़रूर जाके वॉच करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।